अब ये हेडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। लीजिए अच्छा कहाँ है 12 दिसंबर। ठीक है। देखिए है क्या ना इक्विलिब्रियम में, इसमें के अंदर एक चैप्टर और है जिसको कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तक केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो रहा है। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इक्विलिब्रियम को देख फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है। फिर देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। फिर देखेंगे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम भी होगा, है ना। और साथ में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये देखते हैं। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए फोटो बनाए। ये फोटो एक्चुअली में सी 100 का है, नहीं है, सी 100 का फोटो है। दो आदमी इधर उधर में खड़ा है। एक फोटो और बनाते हैं। ऐसे ट्रेन बनाए। क्या बनाए हैं, ट्रेन। दो ट्रेन है यहाँ पे, और ये ऐसे एक आदमी बैठा दिए और ये एक आदमी यहाँ पे बैठा दिए। दोनों टुवार्ड्स ईस्ट जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड ईस्ट। इधर भी 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड ईस्ट, है ना। और ये एक टब बनाते हैं, ये एक टब बनाते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पे छोटा सा होल बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पे पानी आएगा ऐसे, ऐसे बना देते, पानी गिरने वाला, है ना। सबसे पहले इससे पानी आएगा और इसका लेवल यहाँ तक आएगा, पानी का लेवल यहाँ तक आएगा। और फिर मान लो कि 10 लीटर पर सेकंड पानी इसमें आता है, और यहाँ पे आने के बाद 10 लीटर पानी पर सेकंड इधर आ जाता है। ठीक है। जरा देखो, 3 फोटो बनाए,
तीनों में एक बात है, ये दोनों भाई साहब का वेट बराबर है, यानी mg और इसका mg दोनों क्या है, बराबर है। तो mg बराबर mg डैश है। तो बताओ कि ऊपर नीचे होगा वो चीज। ये दो ट्रेन से भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं, तो दोनों ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर बराबर है। तो इनका पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में कभी बदलेगा? मतलब एक दूसरे को देखते दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये दोनों तो रुकले रहेंगे आपस में, लेकिन पटना से दिल्ली चले जाएंगे सामने देखते हुए। इसमें वाटर का लेवल अब बढ़ेगा, लेकिन मोटर तो चल रहा है, पानी तो गिर ही रहा है इसमें, लेकिन उतना ही पानी इधर से निकल रहा है। तो वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में है, नहीं, वाटर का लेवल इक्विलिब्रियम में है। ये एक दूसरे के पोजीशन में बदलाव नहीं देख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को देखते दिल्ली चला गया, दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। यही ना तीनों फोटो में देख रहे हैं, जबकि ट्रेन चल रहा है, लेकिन पोजीशन ऑफ बॉडी में कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम whenever there are no any further changes observed in the process is called in equilibrium। कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उसमें एक समय के बाद कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो, तो समझना है कि वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। समझ में बात आई? डेफिनेशन यही है इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ गया है ना, इसलिए कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। यहाँ पे बॉडी मोशन में है, फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। यहाँ भी मोटर चल रहा है, तो चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस मोशन में है, प्रोसेस मोशन में है, लेकिन कोई चेंज रुका हुआ है, तब मोशन में है तब भी चेंज कोई ऑब्जर्व। Are no any further changes are observed in the system is called in equilibrium। अब इससे ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस रुक जाए इसके वजह से चेंज ना हो, ये जरूरी नहीं है ना। प्रोसेस चलता भी रहे लेकिन चेंज ऑब्जर्व नहीं हो। यहां पर हम लोग में हुआ है क्या कि रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर। फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3, इसमें मोशन है फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ है, जबकि फिगर नंबर 1 में कोई मोशन नहीं है फिर भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ इसमें रेस्ट के वजह से। इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हुआ है लेकिन सिस्टम मोशन में ही है, ऐसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे ना, क्या डिफिनेशन लिखेंगे बताइए आप लोग। अब व्हेन देयर आर नो फर्दर चेंजेज आर ऑब्जर्व, व्हेन देयर आर no any
further changes are observed in the system is called in equilibrium. आप लोग बचपन में स्टैचू खेलते थे, जिसको कह देते वो जैसे था वैसे, यही स्टैचू का पोजीशन है, उसी को इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। स्टैचू हो गया इक्विलिब्रियम। फोटो बना लीजिएगा। फिगर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर। चूंकि आप मोशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। रिएक्शन के उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तुम रहते रहते कहाँ चले जाते हो? लिख दिया। केमिकल रिएक्शन में इसको डिफाइन करेंगे कि इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन concentration of reactant and product appear to be constant while the reaction occurs, है ना? इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? चैप्टर का डेफिनेशन मिल जाएगा। रिएक्शन होता रहेगा, जैसे ये पानी को भरने के लिए मोटर चल रहा है, लेकिन पानी के लेवल में कोई चेंजेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, वैसे ही वहां पे रिएक्शन चलता रहेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। बंद कर दो, थोड़ा देर उसको भूकने दो।
बगल वाले घर में है। बड़े बन गया फोटो। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जैसे ट्रेन ये चल रहा है वैसे रिएक्शन होता रहेगा, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तब उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। बड़े लिखिए लिखिए, मूडी एक बार उठाइए, पूरा देख के एब्जॉर्ब करके लिख देना रहता है तो फास्ट लिखाता है। When enduring a chemical reaction, the concentration of reactant product does not change while a chemical reaction occur. The state of reaction is called as chemical equilibrium. When enduring a chemical reaction, the concentration of reactant or product does not change while a chemical reaction occur. केमिकल रिएक्शन बंद नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं। तो वैसे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। उस स्टेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हबर, नाम तो सुना ही होगा, है ना? हबर साहब का नाम कौन ने सुना है? हबर साहब एक इंडस्ट्रियल सेटअप किए थे एक्चुअली में, N2+H2, है ना? और ये बन रहा था अमोनिया 2NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, पढ़ा है जमा में, हबर्स अमोनिया फॉर्मेशन। तो हो क्या रहा था कि नाइट्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, अमोनिया बना, बैलेंस भी कर दिया। अब जैसे 100 किलो नाइट्रोजन ले लिए, 300 किलो हाइड्रोजन ले लिए, कुछ अमोनिया बन गया किलो। उसके बाद क्या देख रहे थे वो, है ना? उसके बाद क्या देख रहे थे वो कि मशीन तो ऑपरेट हो रहा है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है चैम्बर में, लेकिन अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेटअप कंटिन्यू था। तो भाई क्यों नहीं हो रहा है? रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन अमोनिया बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे? इंजीनियर साहब आएंगे, मशीन देखने वाला, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, पूरा का पूरा फोटो बना हुआ होगा 10वां में, नाइट्रोजन का चैम्बर, हाइड्रोजन का चैम्बर, डिलीवरी पाइप, अमोनिया जहां पे बनता है वहां पे प्रोसेस चल रहा था लेकिन अमोनिया बन नहीं रहा था। इंजीनियर साहब लोग आए तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जैसे चल रहा था वैसे चल रहा सब कुछ।
फिर बाबा भूत पूजा के लिए, भूत पूजा भी है ना कि ही बात होता है ना कि ऐसे हो गया होगा, उनके जर्नल में लिखा है। उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, हब्बर साहब हार मान गए, बोले अब जे बना वो उतने सही। वहां से चैम्बर से अमोनिया को हटा लिए और फिर इंडस्ट्री बताया कि एक बार अच्छा चला के फिर से देख लो। तो इस बार फिर ऑन हुआ है ना, प्रेशर वेशर लगता है 200-400 एटीएम प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मतलब ऑन करने के लिए सारा मशीनरी लगेगा। तो देख क्या रहा है, फिर से अमोनिया बन रहा है। मतलब इंजीनियर साहब आए, बाबा आए, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो अमोनिया हटवा दिए वहां से और फिर से रिएक्शन फॉर्मेशन होने लग गया। बोले तो ऐसे का है। फिर 1-2 दिन देखते हैं, फिर अमोनिया एक समय आता है अमोनिया बन जाता है और फिर मशीन सेटअप चालू है और अमोनिया बन नहीं रहा है। बोले भाई तो जब मन होता है तब चल देता है। अमोनिया हटा लिए वहां से, फिर अमोनिया बनने लग गया। तब जाकर के हब्बर साहब को समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समय आने के बाद ये अमोनिया भी डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देता है। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन हो कैसे रहा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शुरुआत में नहीं रहता तो अमोनिया बनाता है, लेकिन एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अमोनिया बनने के बाद अमोनिया खुद टूट जाता है और क्या बना देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हब्बर साहब बोले तो नया चीज हम डिस्कवर कर दिए, ये तो रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है रिवर्सिएबल भी होता है। अभी तक तो हम जानते थे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, नहीं, अब आज से भी जानेगा दुनिया कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनता है और ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिएबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि जितना पर सेकंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा, उतनी ही अमोनिया पर सेकंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगा। तो ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन का चैम्बर खाली होगा, ना अमोनिया का चैम्बर में अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा, हालांकि आपका मशीन कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रही है बात? दैट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। कहेंगे रिएक्शन में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और तभी के बाद हम लोग एक पूरा चैप्टर केमिकल पढ़ते हैं। अब है रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इनलेट ऑफ वाटर बराबर रेट ऑफ आउटलेट ऑफ वाटर था, उसी तरीके से रेट ऑफ कॉम्बिनेशन या आप कह सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बराबर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। यहां पर इक्विलिब्रियम पे हुआ होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बराबर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। रेट बराबर हो गया होगा, जैसे वहां जितना पानी घुस रहा था उतना ही पानी उसमें से निकल रहा था, जैसे वो ट्रेन तो चल रहा था, लेकिन दोनों की रेट बराबर होने की वजह से, रेट मतलब स्पीड ही हुआ, रेट बराबर होने की वजह से, रेट बराबर होने की वजह से, रेट बराबर होने की वजह से पोजीशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ था। ये समझ आया है इक्विलिब्रियम? अरे इक्विलिब्रियम फिनोमेनन समझ में आया कि केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कैसे और कहां पे आ जाएगा, कब किस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन दो तरह का होता है ऐसे में, एक रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक कौन सा रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन।
बोलना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, तब होता है कि आप माहौल में साथ हो जाते हैं। देखते हैं मोदी जी को क्या कराते हैं, शुरुआत में आते तो कहते हैं वंदे तो मातरम, वंदे मातरम सब बोलता है, मतलब सब उसकी बात अब सुनेगा, अब समझ आएगा जो वो बोलेंगे। वैसे मतलब तो बहुत होता है, संसद में चर्चा भी हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से भैया ये मतलब तुम लोग को समझना चाहिए, ठीक है, कि भाई इतना बात तो जरूर होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बराबर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ द इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप, इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप। वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अदर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो स्टेट ऑफ रेस्ट के वजह से। रुक ही गया कोई तो चेंज क्या ऑब्जर्व होगा, कोई रुक गया तो चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ड्यूटी स्टेट ऑफ रेस्ट। फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम is established due to a state of rest known as static equilibrium। phenomenon of equilibrium is established but due to a state of motion or due to a state of equal rate known as डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने की कोई जरूरत होती नहीं, वो कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल में फिगर 1 में सीसो दिखाई दे रहा था, फिगर 2 और 3 में आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा था जहां पर रेट बराबर था। तो हब्बर साहब के हिसाब से हम लोग देखे कि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसी में इक्विलिब्रियम का फिनोमेनन एस्टैब्लिश्ड होगा, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का फिनोमेनन एस्टैब्लिश नहीं होता है। इक्विलिब्रियम इस बार जल्दी शुरू हो गया है,
तुम लोग को भी लगता होगा, तुम लोग तो एक ही बार शुरू हुआ है। हमको लग रहा है कि हर साल नहीं, ये 2 साल से थोड़ा लेट हो जाता था, 15 दिन लेट में शुरू हुआ था। नहीं, काइनेटिक्स पढ़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स 12th में है। हाँ, 12th का लास्ट चैप्टर, 3 चैप्टर वहाँ पे है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। जैसे यहाँ पे लास्ट दिख रहा है ना इक्विलिब्रियम, वैसे 12th में लास्ट काइनेटिक्स। बड़े अब रिएक्शन दो तरह का, रिएक्शन दो तरह का, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट में होगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल कहते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट कभी नहीं रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ऐसे केमिकल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तब केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल कहेंगे। When enduring a chemical reaction, reactant converted into product and product also converted into reactant. The reaction known as reversible reaction. When enduring chemical reaction, reactant once converted into product never back to reactant. Action is known as irreversible
रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। अब प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। व्हेन reactant converted into product, the reaction known as forward reaction, while when product is converted to reactant, the reaction known as बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं बाबू, या कभी कभी रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। कोई कोई बुक में बैकवर्ड रिएक्शन के बजाय रिवर्स रिएक्शन लिखा हुआ है। देयर आर ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, बैकवर्ड नहीं। दो सौ सवाल करीब करीब थर्मोडायनेमिक्स में बनवाए, यहीं पे हम नहीं बनवाए, 200 सवाल बनाए। यदि उसका रिवीजन आप करते रहेंगे नहीं समझे तो संडे को टेस्ट में भी आप आ जाएंगे। टेस्ट लगेगा ना, छोड़ दिया जाए कंप्लीट, मतलब वो दिन कुछ नहीं होना चाहिए। परीक्षा देगा, सिग्नेचर करने जा रहा है बोर्ड में। लिख दिया। अब देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा, यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन उसी एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो इसका यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, यानी दोनों रिएक्शन एक ही में होगा। और ये चाहे तो एक्सोथर्मिक होगा और या तो एंडोथर्मिक होगा, ये दोनों एक में नहीं होगा, है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, it is exothermic from one side, yeah, if the forward reaction is exothermic, then backward reaction is
एंडोथर्मिक। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इट इज आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ये चाहे एक्सोथर्मिक होगा चाहे इंडोथर्मिक होगा, वो एक साइड से एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरे साइड से एंडोथर्मिक होगा। बोलिए क्या दिक्कत है तो बताइए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड होगा। इसमें इक्विलिब्रियम का फेनोमेनन एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा। फेनोमेनन ऑफ इक्विलिब्रियम इज established. Phenomenon of equilibrium not established. इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फेनोमेनन की कोई बातें नहीं करते। ठीक है, बोलिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। इट नॉट अंडरगोइंग कंप्लीशन। इट नॉट अंडरगो इन कंप्लीशन। ये कभी खत्म नहीं होगा। इट अंडरगो इन कंप्लीशन। इट अंडरगो इन कंप्लीशन। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कंप्लीशन में जाता है और ये कंप्लीशन में नहीं जाता है। बोलेंगे सर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर देंगे तब क्या होगा? तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता या घटाता है, अल्टर करता है। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट को चेंज करेगा इक्वल अमाउंट में। और इसमें तो किसी एक ही तरफ है, इसमें भी अल्टर करेगा। ये कैटलिस्ट alter the rate of reaction, alter the rate of both forward and backward reaction, both forward and backward reaction in equal extent, है ना, इक्वल एक्सटेंट में। ये कैटलिस्ट यहां भी अल्टर करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, यानी खत्म होगा, कंप्लीशन में जाता है ये। कैटलिस्ट रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों
का रेट इक्वल एक्सटेंट में अल्टर करेगा, यहां भी अल्टर करेगा, है ना। इसमें फॉरवर्ड ही सिर्फ होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में, H2 प्लस I2 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 2NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि अभी तक जो रिएक्शन आप पढ़ रहे थे, लाइक CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, किसी का कंबसन न्यूट्रलाइजेशन of a strong acid with a strong base, है ना। कभी कभी 10वां में आया होगा जब एसिड या बेस कमजोर होता होगा, याद है? नहीं ना, ठीक है। अब 2 साल याद रखना। लिखिए, इतना सब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा इक्वल अमाउंट में दोनों ही तरफ से, और इसमें एक ही तरफ से। कैटलिस्ट होता क्या है जानता है ना? हाँ, जो लड़ाई करवाता है। दो आदमी खड़ा किए थे ना, हॉट टॉक कर रहा था, एक आदमी आया बात करके कह दिया, पटक दिया, ये सब याद रखना है, कैटलिस्ट। हो गया सारा पॉइंट क्लियर? हो गया। नाउ द इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम इज टू टाइप। इक्विलिब्रियम सब हम लोग को डायनामिक पढ़ना है। वन इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, अदर इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, अदर इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम।
फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल फेनोमेनन में, फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल फेनोमेनन में स्टैब्लिश्ड होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल फेनोमेनन में स्टैब्लिश्ड होता है। केमिकल फेनोमेनन मतलब केमिकल रिएक्शन, फिजिकल फेनोमेनन मतलब फिजिकल चेंज, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, सॉलिड से गैस बनेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनेगा। वो जो पढ़ते रहते थे वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सब फिजिकल फेनोमेनन है। और केमिकल फेनोमेनन PCl5 Cl2 में टूट गया, N2+3H2 2NH3। तो यदि केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो फेनोमेनन को क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। और यदि फिजिकल फेनोमेनन में स्टैब्लिश्ड हुआ तब फिजिकल इक्विलिब्रियम। If the phenomenon of equilibrium established enduring physical changes like vaporization, condensation, dissolution, फेनोमेनन तो ये वाला ही है ना, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, डिसोल्यूशन, ये सब फिजिकल फेनोमेनन है। फ्रीजिंग, ड्यूरिंग इट नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। If the phenomenon of equilibrium is established enduring chemical reaction, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उसको केमिकल चेंज भी कहते हैं, केमिकल चेंजेस, इट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। यदि केमिकल चेंजेज में इस्टेब्लिश होता है, जैसे PCl5 डिसोसिएट इनटू PCl3 और Cl2, इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। 2HI डिसोसिएट इनटू H2I2, इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के 4 एग्जाम्पल हैं। घड़ी की तरफ मत देखिए, 4:10 लगेगा, आप लोग प्रेशर दे देते हैं 4 बजे 3:55 पर। हम देखिए अभी बरहमा में रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दिए और कहीं कहीं पे अभी हेलोलिकन चल रहा है, समझे। तो ये सब जो लॉन्जेविटी में फायदे देंगे आपको, अभी मेहनत करेंगे तो वो समय मरमरिंग और ये सब कंडीशन नहीं होगा।
हम लोग आराम से रिवीजन करेंगे। आज वाला एजेंडा था 1 डे 1 चैप्टर। अब 11 चैप्टर 12th में था, आज से स्टार्ट हो गया। अब वो रिवीजन भी 25 तारीख तक जाएगा, 23 तारीख तक 1 डे 1 चैप्टर रिवीजन चल 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 पढ़ा देंगे तो सबको बोर्ड वगैरह में कितना आसान हो जाए। और कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं अभी हेलोल्केन खत्म हुआ है, तो अभी 4 चैप्टर ऑर्गेनिक में बचल है, वो हो जाएगा। होगा कभी हो, है ना। वहां पे दोनों मिल के एक दूसरे में माथा पटक रहा होगा। वो कितना टेंशन वाला, मतलब साल भर क्या किया समझ तो नहीं आता है। मटर गश्ती बचबों का, सरों का, सरो खुश बचो खुश, साल भर रहा है। पैसा तो मिल ही जाना है, वो तो वसूल लिया जाएगा ही। अगले साल फिर नया सब आएगा। हम लोग क्या है ऐसा, लेकिन नहीं है, हम लोग उसमें निश्चिंत रहते हैं। वो जो बीच बीच वाला आदमी सब रहता है ना, वो गड़बड़ करते रहता है। बॉन्ड बन गए। हाँ, तो समय का लॉस बहुत बड़ा लॉस है ना। एक्चुअली में ऐसा लॉस है कि लॉस पे पता ही नहीं चलता सबको। समय क्या होता है अभी वाला बच्चा को सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमें तो समस्या लगता है कि सोच भी नहीं पाता मैं मुंह कैसे एक दूसरे का देख रहा है, मुंह फोरा फोरी काहे नहीं कर रहा है। एक दूसरे का मुंह कैसे देख रहा है। अरे यार तुम्हारा परीक्षा है, अभी हम 4 चैप्टर बचे ले, मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम का 4 एग्जाम्पल है। आप लोग 7वां 8वां से पढ़ते रहते हैं चारों एग्जाम्पल। हम लोग अभी अभी थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़े वो चारों एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। आइस वाटर वाला नहीं, अभी तो पढ़े हैं हम लोग फ्यूजन, सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, है ना, सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड। जैसे वाटर सॉलिड जब होगा तो वाटर लिक्विड होगा कितना डिग्री पे, बोलेंगे सर 0 डिग्री पे ये होता है। बोलेंगे होता क्या है इसमें, तो जब सॉलिड लिक्विड बन रहा होता है तो फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड सॉलिड बन जा रहा होता है तब फ्रीजिंग। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग बराबर रेट ऑफ फ्रीजिंग, है ना। और यहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, पिछला चैप्टर में देखे थे। यहां पर जो एनर्जी चेंज होगा उसको क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग, मतलब जितना सॉलिड लिक्विड बन रहा होगा उतना ही लिक्विड सॉलिड बन रहा है। और ये काम तभी होगा जब वाटर के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना। इसी में ना इंट्रोपी लग जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इंट्रोपी बढ़ रहा है। डेल्टा एच का साइन क्या है इसके लिए, थोड़ा सा रिवीजन करते चले, भूलेंगे कम। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस को गर्म करना पड़ेगा तब ना पानी बनेगा। तो डेल्टा एच क्या है इसमें, पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की बातें कर रहे हैं। जिस रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव होगा उसका बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही। यही तो पढ़े अभी कि एक्सोथर्मिक होगा तो उल्टा इंडोथर्मिक होगा। डेल्टा एच क्या होगा बचवा, बढ़ रहा है इंट्रोपी,
सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव, इंक्रीज कर रहा है ना। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है प्रोसेस का, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है प्रोसेस का। और इस मेल्टिंग पॉइंट को अब लास्ट टाइम डिफाइन कर सकते हैं आप। मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? इसी पर ना पिछला दिन एक सवाल बनाए हम लोग जो पिछला दिन एनसीईआरटी का थर्मोडायनामिक्स में लास्ट क्वेश्चन जो किए, वो यही किए थे ना कि भाई कितना हीट लगेगा +10 से -10 जाने में। तो देखा में रुक गया, इधर सीपी डेल्टा टी लग रहा था, उधर भी सीपी रहा था एन डेल्टा टी, अब बीच में इंथैल्पी फ्यूजन। चूंकि यहाँ पर जो हीट एनर्जी आप देते हैं वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उससे सॉलिड से लिक्विड बनता, उसमें स्टेट चेंज होता रहता, उसमें इंट्रोपी बढ़ते रहता, इंथैल्पी नहीं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट द कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी वजह से उस टेम्परेचर को कहा जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच solid and liquid exist in equilibrium, exist in equilibrium, the constant temperature at which solid and liquid exist in equilibrium। जल्दी लिखिएगा। फिर मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन इस उम्र में पढ़ने में भी ठीक नहीं लगता होगा तुम लोग को। मतलब ठीक लगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक लगेगा। कॉलेज फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने में कुछ नहीं लगता है, मतलब मन करता है लाइफ में ये पढ़ना बना कौन दिया है। और दूसरी बात है ना, बात तो सही है, दूसरी बात क्या है कि 10 साल 12 साल हो गया लगातार खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं दूसरा में था तो दूसरा पास करके दिखाओ तो टॉफी देंगे, तीसरा में पास करके दिखाओ तो साइकिल छोटका दे देंगे, फिर चौथा पास करके दिखाओ, फिर 10वां तक बर्दाश्त कर लिया, अगर हमा बर्दाश्त ना होता है भाई इसमें तो घूमने दीजिए। और हम लोग करते हैं क्या, बस यही 2 साल है बस हम लोग यही करने में लगे, बस अब 2 साल किसी तरह से। बोरिंग रोड, एक्चुअली में बोरिंग रोड का मतलब डेवलप रोड होता है सब जगह पे। पहले से एक्चुअली में बेंगलुरु में है 2 रोड, बोरिंग रोड और बेलिंग रोड। तो वही तर्ज पे 2 रोड डेवलपमेंट जहाँ जहाँ होता रहता है ना शहर का, तो 2 नाम रखा था। हाँ वहाँ भी काफ़ी डेवलप्ड है, आई थिंक कि पटना में भी यही 2 रोड काफ़ी डेवलप्ड है। हाँ बोरिंग, तो वो बेंगलुरु वाला कंसेप्ट से ही सब जगह का नाम पड़ता रहता है कि जो ज़्यादा चौड़ा थोड़ा दमकता चमकता बिल्डिंग है, और दोनों रोड में दोनों जगह पे होता यही है, जो यहाँ दिख रहा है वो वहाँ भी दिखता है। अब रुकेंगे तो पढ़ाएंगे कब एक बार ऑर्गेनिक रिएक्शन इधर में बना है, इधर डेवलपमेंट हुआ है 2-3 दिन, कोरोना के बाद 2-3 दिन पहले डेवलपमेंट हुआ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। अब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, बाबू लिक्विड और गैस, इधर लिक्विड इधर गैस, जैसे वाटर लिक्विड है
और इधर वाटर गैस है, यानी वाटर वेपर जो बनता है। राइट वाला फिनोमेनन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सर बॉइलिंग कहते हैं, है ना, बॉइलिंग कहते हैं। और गैस लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन कहते हैं। वो तो बॉइलिंग की जगह पे कुछ और बताओ तो कहेंगे सर वेपोराइजेशन कहते हैं। और ये होता कब है? तो ये होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड, और तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या बॉइलिंग पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम, बॉइलिंग पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे? रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन याद रखना, है ना। कभी कभी आपके गार्जियंस गुस्सा करेंगे ना आप पे, तो यही सब पूछ के डिमोरलाइज करेंगे, ये आएगा और कहीं नहीं। आप जब बता देंगे कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड लिक्विड वेपर exist in equilibrium, it called बॉइलिंग पॉइंट। ये सब बोल दीजिएगा तब फिर चुप हो जाएंगे, ठीक है चलो फुचका खा लेना नहीं तो फिर गरियाते रहेंगे। और कभी कभी तो हमारे पास भी ला करके दूसरा सवाल पूछ देते हैं कि देखिए सर ये क्या पढ़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछिए थे इसको। तो उस दिन एक्चुअली में हम तो समझ रहे होते हैं कि बचवा क्या करे, ये लगता है गुस्सा गए हैं ज़्यादा, इसलिए EIT और BI मेडिकल में ये सब ना पूछेगा, ये सब अब बचपन का बात हो गया। रुकिए 2 मिनट है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। तो 20 मिनट में पहुंचेगा। मस्ती मस्ती कब करेगा अभी? नहीं टाइम है, टाइम नहीं है जिंदगी में। हाँ नहीं मिले तो अच्छा है, अभी 2 साल पढ़ लेंगे फिर कॉलेज वॉलेज में पढ़ना नहीं रहता है। कॉलेज कोचिंग नहीं, मेडिकल और नीट का जो एग्जाम है, कोचिंग में क्या जी, जो 20 गुना ज़्यादा टफ होता है कंपटीशन। फिर कॉलेज तो जैसे स्कूल पास किया था वैसे ही कॉलेज में पास करना है। तीसरा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। सुना होगा अभी, तो अभी तुरंत तो लिखे हैं भला पिछले चैप्टर में, ये सब जगह लटकल रहेगा ये चारों को फिजिकल प्रोसेस। सॉलिड गैस आयोडीन एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा इसमें? तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ गैसिफिकेशन। अब अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग, कैम्फर सॉलिड, कैम्फर गैस, और चौथा सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम।
सब्लिमेशन, और गैसिफिकेशन सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, एक मिनट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ठीक कर देते हैं। एट द टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन, रेट ऑफ गैसिफिकेशन, इधर रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सब्लिमेशन टेम्परेचर पे, ये भी आप बचपन में पढ़े हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यही सब में तो इक्विलिब्रियम पढ़ते होंगे शायद आप। सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तो राइट वाला फिनोमेनन है डिसोल्यूशन का, और बैकवर्ड फिनोमेनन है प्रेसिपिटेशन का, है ना। तो यहां पे जब इक्विलिब्रियम आता है, कब आता है? एट द सैचुरेशन, एट द सैचुरेशन, सैचुरेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर क्या? रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को लिख रहे हैं बाबू, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। हो गया। ये 4 एग्जाम्पल किस बात का? फिजिकल इक्विलिब्रियम का। ये 4 बात फिजिकल इक्विलिब्रियम का। देखिए उतना ही समय हो जाता है, मतलब वीडियो देखते थे ना तो 1 घंटा 20 मिनट 22 मिनट रहता ही था, तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसे